हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य, भारत के नागरिकों से जुड़े वे कर्तव्य जिन्हें निभाना हमारा संवैधानिक दायित्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स और ड्यूटीज। पता है, ये ना एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अगर राइट्स हमें पावर देते हैं तो ड्यूटीज हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती हैं। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की असली पहचान है। आज हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले समझेंगे राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस, फिर इनकी ओरिजिन स्टोरी। उसके बाद देखेंगे 11 ड्यूटीज की लिस्ट, और फिर होगी सबसे बड़ी डिबेट कि क्या ये इन्फोर्सेबल हैं। फिर इनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस, और आखिर में ये हर सिटीजन के लिए एक मोरल कंपास कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो फिर इन ड्यूटीज की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब एक सिंपल से वर्ड में है, बैलेंस। राइट्स बताते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर हमें क्या मिलना चाहिए, वहीं ड्यूटीज हमें याद दिलाती हैं कि एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे ही नहीं। जी हाँ, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कब और क्यों इनकी जरूरत महसूस हुई? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1975 से, नेशनल इमरजेंसी के टाइम। उसी दौरान सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया कि भाई सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। उनकी इसी रिकमेंडेशन पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। फिर काफी साल बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट ने इस लिस्ट में 11th ड्यूटी को भी जोड़ दिया, जो एजुकेशन से जुड़ी है। इन ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास जगह दी गई, एक नया पार्ट IV, और एक नया आर्टिकल 51A। तो बस यही वो एड्रेस है जहां हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हुए हैं। इसे जरूर याद रखेगा, पार्ट IV, आर्टिकल 51A। तो अब टाइम है उस टू डू लिस्ट को देखने का जो हम सब एज एन इंडियन सिटीजन फॉलो करते हैं या हमें करनी चाहिए। ये 11 ड्यूटीज एक गाइड की तरह हैं जो हमें एक बेहतर इंसान और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में हेल्प करती हैं। चलिए एक एक करके इन सब को आसान भाषा में समझते हैं। पहले 4 ड्यूटीज पेट्रियोटिज्म और नेशनल यूनिटी पे फोकस्ड हैं। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को फॉलो करना, देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, और जब भी जरूरत पड़े देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद की 4 ड्यूटीज एक प्रोग्रेसिव और बेहतर समाज बनाने की बात करती हैं, जैसे कि अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना, हमारे देश के रिच कल्चर को वैल्यू करना और उसे बचाना, हमारे एनवायरनमेंट जैसे नदियां, जंगल, इन सब की रक्षा करना, और साइंटिफिक सोच, ह्यूमनिज्म और कुछ नया जानने की स्पिरिट को बढ़ावा देना। एक छोटा सा रिमाइंडर, इस टॉपिक के और बाकी सभी टॉपिक्स के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 ड्यूटीज की तरफ। और ये हैं आखिरी 3 ड्यूटीज। नंबर 9, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। नंबर 10, चाहे पर्सनल हो या ग्रुप एक्टिविटी, हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करना ताकि देश भी आगे बढ़े। और 11वां, जिसे 86 अमेंडमेंट से जुड़ा गया था, ये हर पेरेंट या गार्डियन की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने ड्यूटीज तो सारी देख ली, लेकिन क्या होगा अगर कोई इन्हें फॉलो ना करे? क्या इसके लिए कोई सजा हो सकती है? ये इन ड्यूटीज का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पहलू है। तो सवाल सीधा सा है, क्या इन ड्यूटीज को ना मानने पर किसी को पनिश किया जा सकता है? क्या कानून इस मामले में कोई एक्शन ले सकता है? और इसका जवाब है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी गैर न्यायोचित। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इन्हें तोड़ने पर कोई डायरेक्ट लीगल पनिशमेंट नहीं है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल कंपल्शन नहीं। अब नॉन जस्टिशिएबल होने की वजह से इसकी आलोचना भी होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें साइंटिफिक टेम्पर जैसे शब्द क्लियर नहीं हैं, लिस्ट अधूरी है, जैसे वोटिंग या टैक्स पे करने जैसी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज इसमें हैं ही नहीं।
और ये बस एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनकर रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये हम सबको हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, कोर्ट्स को लॉ इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं और देश के लिए एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना पैदा करते हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो फिर इन्हें रियल लाइफ में प्रमोट कैसे किया जाता है? इन्हें हम तक पहुंचाने का तरीका क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1998 में वर्मा कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का मेन काम यही था कि ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऑपरेशनलाइज किया जा सके, यानी आम लोगों तक पहुंचाया जा सके और स्कूल्स कॉलेजेस में इनके बारे में बताया जा सके। वर्मा कमेटी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि भले ही ड्यूटीज डायरेक्टली इन्फोर्सेबल ना हो, लेकिन देश में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इन ड्यूटीज को लागू करते हैं, जैसे कि नेशनल ऑनर एक्ट जो नेशनल फ्लैग के अपमान को रोकता है, या फिर एनवायरनमेंट से जुड़े लॉज जो हमारी 7th ड्यूटी को सपोर्ट करते हैं। तो इन्फोर्समेंट सीधा ना होकर इनडायरेक्ट तरीकों से होता है। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है? यही कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, एक नैतिक दिशासूचक जो हमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच सही रास्ता दिखाता है। देखिए, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पर टिकी होती है। अवेयर सिटीजन्स जिनको अपने हक पता हों, गारंटीड राइट्स जो उन्हें मिलने ही चाहिए, और फुलफिल्ड ड्यूटीज जिनको वो पूरा करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तभी एक देश सही मायनों में आगे बढ़ता है। बात सिर्फ हक मांगने की नहीं है, अपने कर्तव्यों को निभाने की भी है। तो ये पूरा डिस्कशन इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है, एक बेहतर भारत बनाने के लिए आपके हिसाब से इन 11 ड्यूटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी कौन सी है और क्यों? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।